आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रुचि सोया एफपीओ के बारे में। रुचि सोया एफपीओ, अब एफपीओ वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइए। हम आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कि आईपीओ और एफपीओ में क्या डिफरेंस है, रुचि सोया के एफपीओ में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, प्राइस बैंड क्या है, फाइनेंशियल क्या है और आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है इसमें अप्लाई करके। ये भी समझेंगे कि मेरा व्यू क्या है इस एफपीओ को लेकर के। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। इससे मेरा जो भी नया वीडियो है वो आप तक ईजी वे में पहुंच जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले आईपीओ और एफपीओ क्या होता है। आईपीओ कहने का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पे जो भी कंपनी है वो फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट हो रहा है। सो लिस्टिंग के टाइम पे जो प्रोसेस फॉलो होता है उसको हम आईपीओ कहते हैं, यानी कि कंपनी पहले से मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सो यहाँ पे आईपीओ का मतलब बहुत सिंपल है। जब भी आईपीओ आता है आप देखते हैं वो कंपनी पहले से मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा होता है, आईपीओ के बाद ट्रेड होना स्टार्ट होता है। जब वही है, जब हम एफपीओ के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। अब जैसे आप रुचि सोया के डिटेल्स देखेंगे तो रुचि सोया ऑलरेडी आपको बीएसई एनएसई में लिस्टेड दिखेगा। ये शेयर ट्रेड होता है, उसके प्राइस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, बट कंपनी को फिर भी पैसे की ज़रूरत है। उसके जो भी नीड्स हैं इसके बारे में आगे हम समझेंगे जब हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। तो उस नीड को पूरा करने के लिए कंपनी एक बार फिर से मार्केट में आती है और अपने शेयर पब्लिक को एलोकेट करके पैसे वहाँ से कलेक्ट करती है। सो ये हो गया एफपीओ। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आईपीओ और एफपीओ में क्या डिफरेंस है। बाकी डिटेल समझने के लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और समझते हैं रुचि सोया एफपीओ में क्या क्या डिटेल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आईपीओ के सारे डिटेल्स हमें इस स्क्रीन पे मिल जाएंगे। कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल्स क्या हैं, बट इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि 1986 में इनकॉर्पोरेट हुआ, ये कंपनी का हिस्ट्री क्या रहा है। बिकॉज़ ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये ब्रांड आपने काफ़ी सुन रखा होगा, खास करके इसके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपने यूज़ किया होगा, जैसे न्यूट्रेला। अगर आप सोया बड़ी वगैरह अगर आपने यूज़ किया होगा तो ये सोया चंक्स में काफ़ी एक फेमस नेम हुआ करती थी। सो अभी भी हुआ करता है इनफैक्ट। सो न्यूट्रेला ब्रांड, न्यूट्रेला हनी, ये सब ब्रांड के आपने प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे। तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी है। ये कंपनी एक अच्छी खासी कंपनी थी, इसकी प्रॉफिटेबल कंपनी थी, बट बीच में ऐसा हुआ कि कंपनी काफ़ी लॉस में चली गई। जो भी रीजंस थे, बिकॉज ये जो मेन ऑयल का बिज़नेस था, एडिबल ऑयल का, उसमें कंपनी बाहर के कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थी। वहाँ पे कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, तो उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ और बाद में कंपनी एक तरह से दिवालिया हो गई और उसको फिर पतंजलि ग्रुप ने एक्वायर किया। सो ये कंपनी डीलिस्ट हुई मार्केट से, फिर लिस्ट हुई। तो बहुत सारे इसको लेकर के आप इसके पूरा डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो रुचि सोया के बारे में आप समझ पाएंगे कि रुचि सोया ने इतने सालों में क्या क्या नहीं देखा है। सो अभी क्या सिनेरियो है, बिकॉज हम तो आईपीओ में अभी अप्लाई करने वाले हैं, सॉरी एफपीओ में, नॉट आईपीओ। तो यहाँ पे आपको इसके स्ट्रेंथ को समझना है। तो स्ट्रेंथ के लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला स्ट्रेंथ तो यही है इसको, बिकॉज आप स्वामी रामदेव यानी कि रामदेव बाबा को आप जानते हैं। वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एफएमसीजी कंपनी है जिसको लेकर के रन करते हैं पतंजलि ग्रुप के अंदर में। तो ये एक स्ट्रेंथ है, बिकॉज ये जो ग्रुप है ये ग्रुप भी काफ़ी एग्रेसिव ग्रुप है। एफएमसीजी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा खासा एक ब्रांड नेम बन चुका है। तो ये एक स्ट्रेंथ आप इसको लेकर के चल सकते हैं। दूसरा, पाम ऑयल का जो बिज़नेस है इस कंपनी का वो काफ़ी बिगर लेवल पे है और वहाँ पे जो उसको प्रॉब्लम आ रहा था उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये कंपनी ने क्या किया है, पाम प्लांटेशन ही स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो इसका फॉरेन में जो डिपेंडेंसी था बाहर की कंट्री पे, वो डिपेंडेंसी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये भी एक सेकंड स्ट्रेंथ की बात हो गई। इसका जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छा है, एक्चुअली में बहुत अच्छा है। अगर आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और वो देखेंगे सो ये भी एक थर्ड है। एंड लीडरशिप, ऑब्वियस ही बात है, जब पतंजलि ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं तो लीडरशिप टीम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके जो आचार्य बालकृष्ण, राम भरत, ये जितने लोग हैं काफ़ी मतलब लीडरशिप की बात करें तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। तो ये इस तरह से जो चारों पॉइंट यहाँ पे कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में है, कंपनी के लिए काफ़ी बेटर है। कंपनी के फिनेंशियल्स को समझते हैं। अगर आप फिनेंशियल्स देखेंगे कंपनी का तो यहाँ पे
2019, 2020 एंड 21, ये 3 साल का डेटा है और ये क्वार्टरली डेटा आपको 21 के हिसाब से 30 सितंबर का दिया हुआ है। सो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट में राइज दिखेगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट में डिक्लाइन भी दिखेगा। सो ओवरऑल फिनेंशियल्स जो अगर आप पूरे डिटेल में जाके कंपनी का आप अर्निंग पर शेयर या ROC ये सब कुछ चेक करने जाएंगे, जो कि मैंने चेक कर रखा है, तो फिनेंशियल्स फ़िलहाल के कंडीशन में ओके सा है। इट्स नॉट सो गुड सो बैड। तो फिनेंशियल्स को लेकर के हम इतना बोल सकते हैं कि ये अभी ओके के कंडीशन में है। अब कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है इस इशू को लेकर के उस पर ध्यान रख लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इनको रीपेमेंट करना है कंपनी के बोरोइंग, जो लोन ले रखे हैं, जो डेट है कंपनी का, उसको पार्शियली या फुल्ली पेमेंट के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। और तीसरा एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो आपको हर IPO FPO के डिटेल्स में मिलेगा। सो ये 3 है। सो ये जो मोटिव है वो अच्छा है कंपनी के हिसाब से देखेंगे, बिकॉज ये जो पैसा है वो कंपनी के लिए लगने वाला है। इसके बाद आप इसमें एक मेन चीज़ और है जिसको आप नोट कर लें या समझ लें, तो वो है यहाँ पे प्री इशू शेयर होल्डिंग एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग। प्री इशू मतलब अभी आप देखेंगे तो कंपनी का ओवरऑल मैक्सिमम शेयर जो है वो प्रोमोटर के पास है। 98.9% शेयर जो है वो प्रोमोटर के पास है। एंड आफ्टर इशुएंस जो ये FPO के बाद जब शेयर मार्केट में एलोकेट हो जाएगा पब्लिक के बीच में, उसके बाद 80.82% रहेगा। सो ओवरऑल आप देखेंगे, अब ये मैं यहाँ पे क्यों इतना डिटेल में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अभी अगर आप रुचि सोया का शेयर प्राइस देखेंगे तो आप इतना तो मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा शेयर ही प्रमोटर के पास है। तो उस प्राइस को लेकर के हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई कंपनी में पूरा शेयर होल्डर ही आप हैं तो उसका प्राइस आप 1 रुपये रखें कि 1 लाख रखें या 1 करोड़ रुपए रखें, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सो ओवरऑल उस प्राइस के हिसाब से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगा, एक्चुअल वैल्यू जो होगा, उसके हिसाब से लेकर के यहाँ पे हम डिसीज़न ले पाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सो इशुएंस के बाद भी यहाँ पे 80% जो शेयर है वो प्रमोटर के पास ही रहने वाला है। केवल यहाँ पे 20% जो शेयर है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके इम्पोर्टेंट डेट्स को अगर हम देखेंगे तो ये 24 मार्च को से लेकर के 28 मार्च के बीच में आपको अप्लाई करने के लिए रहेगा। आप ध्यान रख लीजिए, IPO हो या FPO हो, कुछ भी अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अप स्टॉक, जीरोधा, जो भी आपको अच्छा लगा आप ओपन कर सकते हैं। अप स्टॉक पे अकाउंट ओपनिंग फ्री है तो बेटर होगा कि आप अप स्टॉक के साथ अकाउंट ओपन करें, बट आपको जो अच्छा लगे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, 615 से 650 के बीच में है। दैट मीन्स इतना तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि 650 जो कट ऑफ है, हाई कट ऑफ, वहीं पे इसका अप्लाई आपको करना होगा। सो 650 में ये आपको एलोकेट होने वाला है। अभी अगर इस कंपनी का आप शेयर देखेंगे तो आई थिंक ये 900 के आसपास होगा, बट जैसा कि मैंने कहा उस प्राइस से इसको हम ज़्यादा, क्योंकि वो प्राइस एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे, हमें ये देखना है कि 650 और जो एडजस्टेड प्राइस होगा उसके बीच में हमें क्या स्कोप मिलता है। मार्केट लॉट 21 शेयर्स का होने वाला है। BSE NSE दोनों में ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। और यहाँ पे ये जो साइज़ है वो बहुत ही बिगर साइज़ का IPO है, 4300 करोड़। सो 4300 करोड़ का IPO है। सो ये भी एक कंसर्न है, एक नेगेटिव फैक्ट है कि इतना पैसा कंपनी को कलेक्ट करना है, और अब मार्केट सेंटिमेंट उसको किस तरह से रिएक्ट करता है वो भी हमें देखना होगा। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें बहुत अच्छा देखने को शायद ना मिले, बिकॉज ऑफ ये काफ़ी एक हाई डिमांडिंग FPO है। इसके बाद जैसा कि आप बाकी में आपने डिटेल ऐसे देखा होगा कि नहीं, यहाँ भी QIB का 50% का एलोकेशन है, रिटेल 35% कोटा में आएंगे, एंड जो HNI कैटेगरी है वो उसके लिए 15% का कोटा रखा गया है। सो ओवरऑल यहाँ पे IPO से लेकर के, मतलब डेट से लेकर 24 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में ये पूरा का पूरा फाइनलाइज हो जाएगा। और आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो 13,650 रुपीज़ लगेगा। मैक्सिमम आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स 1,91,100 रुपीज़ का एप्लीकेशन आप इसमें दे सकते हैं। तो ये रुचि सोया का जो बेसिक डिटेल्स है। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमें ये समझना है कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मेरा ओपिनियन क्या है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये आपको 650 पे आपको अप्लाई करना है। अब ओवरऑल कंपनी ने इसका जो प्राइस रखा है वो काफ़ी नीचे करके रखा हुआ है, इसी वजह से हमें थोड़ा सा स्कोप यहाँ पे दिख रहा है कि आप 10 से 15% के बीच में हमें इसमें बेनिफिट हो सकता है।
तो ये एक है। ओवरऑल फाइनेंशियल बहुत अच्छा ऐसा नहीं है, बट कंपनी का जो बैकअप है पतंजलि ग्रुप का वो अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हैं वो अच्छे हैं, तो बेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो मैं अभी वेट करूँगा। मैं सेकेंड डे जा कर के एक बार चेक करूँगा, फिर से रिव्यू करूँगा, फिर डिसाइड करूँगा कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एल्स आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं रील्स में इसको अपलोड कर दूँगा उस समय कि ये अप्लाई करना है कि नहीं करना है। बिकॉज़ अभी डिसीजन बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी चेक करना बचा हुआ है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।